Today we have to discuss these 15 questions along with some important formulae. Okay, let's start with the 16 number question. A small block of mass 100 gram. A small block of mass 100 gram is tied to a spring constant. देखो mass of the block दिया है small m, spring constant k दिया हुआ है और length of the spring दी हुई है. The other end of the spring fixed at a particular point A. If the block moves in circular path on horizontal table with constant angular velocity, find tension in the string. क्या है इस प्रॉब्लम में? Mass is given 100 gram. What can we do here? 100 gram must be converted to kilogram. बराबर है, तो 10⁻³ ग्राम kg हो जाएगा ये. उसके बाद हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है k 7.5 न्यूटन पर मीटर. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो ये 0.2 मीटर हो जाएगी. सेंटीमीटर का मीटर में करेंगे. अब देखो फिगर कैसे बनेगी. ये हमारे पास एक स्प्रिंग दी हुई है और एक ब्लॉक दिया हुआ है और स्प्रिंग पॉइंट ए को जोड़ी हुई है, फिक्स पॉइंट है. अब इस ब्लॉक को हमें सर्कुलर मोशन में रोटेट करना है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो स्प्रिंग की लेंथ L मान लेते हैं, ठीक है, टोटल. अब जब सर्कुलर मोशन करेगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, ये एक्सटेंड होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. इस एक्सटेंशन को हम x मान लेते हैं, ठीक है. तो अब रेडियस कितनी हुई, रेडियस इज इक्वल टू L प्लस x. बात समझ में आई? व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक स्प्रिंग दी हुई है जिसको एक ब्लॉक जोड़ा है, उसको सर्कुलर मोशन में जोड़ेंगे तो एक्सटेंशन होगा. स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ हमें दी हुई है L. अब हमें एक्सटेंशन पता नहीं है तो x मीटर मान लेते हैं, ठीक है. तो जिस सर्कुलर पाथ में ये घूमेगा उसकी रेडियस हो जाएगी r इज इक्वल टू L प्लस x. बात समझ में आई? प्रॉब्लम क्लियर हो गया? अब क्या हो रहा है देखो, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जब एक्सटेंड होगी तो इस स्प्रिंग को फिर से रिस्टोर करने के लिए जो फोर्स काम करेगा उसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे. बराबर है. स्प्रिंग को रिस्टोर करने के लिए वो हो जाएगा kx, फोर्स कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन. और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पे फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल ले लो, m ओमेगा स्क्वायर r. m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे r यानी L प्लस x हमने लिया है और ये दोनों फोर्स सेम है. ये जो एक्सटेंशन वाला फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, वही तो सेंट्रीपेटल फोर्स है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Fc सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू Fr ले लेंगे. m ओमेगा स्क्वायर L प्लस x इज इक्वल टू kx. सो हियर m कितना है, 10⁻, यहाँ पे गलती हो गई है, 10⁻⁻1 होना चाहिए ये kg. तो 10⁻⁻1 ओमेगा यानी 5 है. हमारे पास ओमेगा दिया हुआ है रेड पर सेकंड, तो ओमेगा का स्क्वायर करेंगे. लेंथ 0.2 है, एक्सटेंशन हमें पता नहीं है, k हमें दिया है 7.5 और x हमें पता नहीं है, तो ये 25 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लीकेशन से. देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, 2.5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा के 25 2 जार. अरे बात समझ रही है क्या? 25 2 जार कितना, 5. 0.05 प्लस 0.5 x इज इक्वल टू 7.5. सो 0.05 इज इक्वल टू 7.5 x है ये, माइनस 0.5x हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगा. x इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 6, दैट इज 0.00. समथिंग वेंट रॉन्ग. क्या रॉन्ग हुआ यहाँ पे? m ओमेगा स्क्वायर r प्लस x सभी तो बराबर है, 0.2 बराबर है क्या?
बात समझ में आई क्या? ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट में फर्क है। ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 0.5 होगा। ये 2.5x गलती यहाँ पे हुई है, हमने कैलकुलेशन गलत कर लिया। 0.5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और x इज इक्वल टू 0.1 मीटर हो जाएगा। अब हमें x मिला, हमें x नहीं पूछा है, हमें पूछा है टेंशन पूछा है स्प्रिंग। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? टेंशन निकालने के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है kx। सो फाइनल आंसर क्या निकालेंगे हम? फाइनल आंसर F इज इक्वल टू k इंटू एक्स। के 7.5 है और ए क्या है 0.1, दैट इज आंसर विल बी 0.75 न्यूटन। बात समझ में आई? प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? एक स्प्रिंग दी हुई है। एक स्प्रिंग जो है उसको एक ब्लॉक जोड़ा हुआ है, उसकी लेंथ हमें पता है। अब वो जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एक्सटेंशन होगा और रेडियस हो जाएगी L प्लस एक्स। सेंट्रीपेटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा, r एन एल प्लस एक्स, और वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा। इक्वेट करेंगे, x निकालेंगे, x निकाला क्या एक्सटेंशन सॉरी टेंशन निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रॉब्लम देखते हैं 17 नंबर का। अभी देखो रजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे ज्यादा कोई परेशानी वाला मामला नहीं है, हमें पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर एनटीसी होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला होता है। इसमें रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी कम होगी। सेमीकंडक्टर में ध्यान में रखना है, अगर मेटल है तो टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी बढ़ती है, ध्यान में रखना है। पर्टिकुलरली ये प्योर मेटल के लिए होता है। और ये पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। पर इस प्रॉब्लम में हमें सेमीकंडक्टर दिया है, सेमीकंडक्टर में रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे देखो, ध्यान तो स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रॉब्लम है। ये क्या है देखो, इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है? असर्शन रीजन है। असर्शन पहले समझते हैं। अर्थ हैज एटमॉस्फेयर whereas मून डजंट हैव एनी एटमॉस्फेयर। अर्थ को एटमॉस्फेयर है पर मून को एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, यह असर्शन है। रीजन क्या है? एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। देखो, अर्थ हैज एटमॉस्फेयर whereas मून डजंट हैव एनी एटमॉस्फेयर, यह असर्शन है। और इसका रीजन क्या दिया है कि एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू दैट ऑन द अर्थ। तो ध्यान में रखना है कि एस्केप वेलोसिटी यानी द वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू एस्केप ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अब एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज वेरी वेरी लेस देन एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। मून की एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, ये पहली बात। और दूसरी, आरएमएस स्पीड जो होता है गैस मॉलिक्यूल का वो भी बहुत कम होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल वहां पे रहते ही नहीं। मॉलिक्यूल मून के सरफेस पे रह नहीं सकते, इसलिए मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ का एटमॉस्फेयर क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल उसको छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। एस्केप वेलोसिटी यानी ऐसी वेलोसिटी की जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेयर छोड़ के जा सके, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस छोड़ के जा सके। अब अर्थ की एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि मॉलिक्यूल जा नहीं सकते, उतनी वेलोसिटी उनको नहीं मिल सकती। पर चांद पे एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है, मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, वहां पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता, यानी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड इट्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो बोथ असर्शन एंड रीजन है, ये आंसर है। देखो, assertion and reason are correct, but R is correct explanation of assertion. आगे चलते हैं, एक अच्छा प्रॉब्लम है। देखो क्या है प्रॉब्लम, देखो ध्यान दो। A small ball of mass m, a small ball of mass m and density rho। एक स्मॉल बॉल दिया हुआ है जिसका मास m है, डेंसिटी रो है, इसका वॉल्यूम हम भी मान लेंगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा इस बॉल के लिए, बराबर है। अब ये जो बॉल है ये ड्रॉप्ड इन ए विस्कस फ्लूइड। एक विस्कस फ्लूइड में जब ये बॉल ड्रॉप होगा तो क्या होगा
जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा। अब इस फ्लूइड की डेंसिटी रो जीरो है, फ्लूइड का मास m डैश मान लेते हैं, और जितना वॉल्यूम बॉल का है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा फ्लूइड का भी। A small ball of mass m and density rho is dropped in the viscous fluid। जितना वॉल्यूम ऑफ बॉल है उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या है इस फॉर्मूले से, मास ऑफ बॉल अपॉन इट्स डेंसिटी। इसका क्या आ जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसलिए मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, m अपॉन रो इंटू रो जीरो। ये हो गया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब क्या हो रहा है कि ये जो बॉल है उसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, और विस्कस ड्रैग जो अपोजिट फोर्स है लिक्विड का वो m डैश g है, इक्वल एंड अपोजिट होंगे दोनों। सो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, mg माइनस m डैश g हो जाएगा। इस बॉल का फोर्स mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, विस्कस ड्रैग एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, सो रिजल्टेंट फोर्स ये हो जाएगा mg माइनस m डैश क्या है, m अपॉन रो इंटू रो जीरो जी। सो हम क्या करेंगे, एम जी कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस रो जीरो अपॉन रो, दिस विल बी द आंसर। एम जी 1 माइनस रो जीरो अपॉन, सॉरी एम जी 1 माइनस, यहाँ पे एक्चुअली कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, 1 माइनस रो जीरो अपॉन रो, इस तरह से आना चाहिए। तो करेक्शन थोड़ा करना पड़ेगा, ऑप्शन में ध्यान देना है। यही आंसर कंफर्म है, मेरे ख्याल से कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं, सिंपल प्रॉब्लम था। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन बाय, ठीक है। फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन बाय द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब देखो ये जो E और B है, हमारे पास एक रिलेशन है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू E अपॉन बी, ये एक हमारे पास रिलेशन है, ध्यान देना है। दूसरा एक हमारे पास रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास ऑलरेडी है, स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, और स्पीड 1 अपॉन परमिएबिलिटी और परमिटिविटी अंडर रूट में, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है और B दिया है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ये है E जीरो, मैक्सिमम वैल्यू B जीरो है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 इप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर, बराबर है। अब इस फॉर्मूले से E का फॉर्मूला C भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर B स्क्वायर। ये जो E है ना, ये E इज इक्वल टू सी बी है, देखो तो E इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई, ये हो गया UE इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का, ये फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा एक और कंसिडरेशन करेंगे, 1 अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अब ये जो सी स्क्वायर है यहाँ पे, ये जो सी स्क्वायर है, क्या सी स्क्वायर को मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल दूं, 1 अपॉन म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो कर दूं, तो म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी बी अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ये बराबर है क्या, सॉरी म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b अपॉन 2 म्यू जीरो हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिया 1/2 इप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर, यहाँ से E इज इक्वल टू सी बी सब्सटीट्यूट किया, फॉर्मूला क्या है C इज इक्वल टू E अपॉन बी, तो E की वैल्यू सी बी यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, स्क्वायर कर लिया। उसके बाद C इज इक्वल टू क्या है, ये फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर किया और हमें मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अगर हम दोनों का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो आया, और इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। फाइनल आंसर इज डी।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जेई मेंस के जो नया पैटर्न है एग्जाम का, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आते हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है ना, एक्सेलरेशन दिया है हमें, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना दिया है, 2x है। रिटार्डेशन हमेशा हम निगेटिव में लेते हैं। ये एक्सेलरेशन है -2x। एक्सेलरेशन क्या हमें पता है, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैथमेटिक्स का चेन रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे चेन रूल में हम क्या करते हैं, इस dv अपॉन dt को dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखो ध्यान दो, हमने क्या किया, यहाँ पे dv और dt वैसे ही रहने दिया और हमने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसको बोलते हैं चेन रूल। dv अपॉन dt था पहले से, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही है, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये हो गया v, ये हो गया dv और -2x, और ये x का टर्म इधर आ जाएगा dx। बात समझ में आई क्या? देखो मैं फिर से समझाता हूँ। एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। dx से क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, डिस्प्लेसमेंट का टर्म है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, और ये dx इधर ट्रांसफर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल है तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे। v dv इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक का लिमिट लगाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, v²/2, और लिमिट लगाएंगे u से v तक -2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 बराबर है। अब ये क्या हो जाएगा, फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2 इंटू x²/2। मैं यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2x²। ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, टेम्पररी। बात समझ रही है? अब हम दोनों साइड को मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मास करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 2 इंटू mx² हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, ध्यान दो जरा, प्रॉब्लम की तरफ ध्यान। प्रॉब्लम में क्या था, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज गिवन। ठीक है, आगे क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें पूछा है, तो ये आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 इंटू 2mx²। मैं 2 कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसको डेल्टा ई रिप्रेजेंट कर देंगे। mx² है, m कितना है, मास 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ kg, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 10/x⁻⁻n, 10/x⁻⁻n बराबर है। सॉरी, वैल्यू ऑफ n पूछा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mx² है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mx² है, और डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दिया है 10/x⁻⁻n, ये दिया हुआ है जूल में, जूल में है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो 10/x⁻⁻n इज इक्वल टू, ये क्या हो गया है, mx² हो गया, बराबर है। अब इसको उल्टा कर देता हूँ, x/10⁻n इज इक्वल टू mx²। अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है, देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, m कितना है, m की वैल्यू रखेंगे 10⁻², 10/x⁻n इज इक्वल टू, m कितना है 10⁻², और x एज इट इज है, बराबर है क्या, x² एज इट इज है। अब ये 10⁻n
इंटू एक्स रेस टू n इज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू 2. सो माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2. सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. n की वैल्यू 2 आएगी. देखो प्रॉब्लम समझ में आया क्या? हमने क्या किया, देखो ध्यान दो इधर अच्छी तरह से. हमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 10 अपॉन एक्स रेस टू n. सॉरी, हमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 10 अपॉन एक्स रेस टू माइनस n, और ये हमारा कितना आया है, mx स्क्वायर आया है. तो 10 रेस टू माइनस n अपॉन एक्स रेस टू माइनस n, ये कितना आया है, 10 ग्राम यानी 10 रेस टू माइनस 2 kg. ये एक्स स्क्वायर हो गया. तो 10 रेस टू माइनस n इंटू एक्स रेस टू n इज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू 2. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2 यानी n इज इक्वल टू 2, या डायरेक्टली n इज इक्वल टू 2 ले लो. आंसर आया तुम्हारा n इज इक्वल टू 2. क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्या आपको क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या? अब देखो अगला प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दो अच्छी तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टील रॉड हैज ए रेडियस 20 मीटर, लेंथ दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा है, स्ट्रेन पूछा है. देखो क्या दिया है, रेडियस. व्हाट इज गिवन, रेडियस कितना है, 20 mm, यानी 20 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर. ये हो गया तुम्हारा रेडियस. लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर. लेंथ इज इक्वल टू 2.0 मीटर. फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है तुम्हारा 62.8 किलो न्यूटन. वाई दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10 रेस टू 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और हमें स्ट्रेन पूछा है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम. y इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y. स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना दिया हुआ है, 62.8 किलो न्यूटन यानी 10 रेस टू 3. अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से. पाई एज इट इज आर स्क्वायर यानी 20 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 का स्क्वायर. यहाँ से लेंगे हम आर. सो पाई को वैसे ही रखेंगे. ये हो गया 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये एरिया. तो एरिया की वैल्यू डालेंगे 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर. पाई भी है और यहाँ पे y दिया हुआ है 2 इंटू 10 रेस टू 11. देखो अच्छी तरह से. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो 62.8 है मैं इसको 6.28 कर लेता हूँ. तो एक डॉट इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10 रेस टू प्लस 4. ये जो पाई है इसको मैं 3.14 लिख लेता हूँ. अब ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा इंटू 10 रेस टू, देखो यहाँ पे 11, यहाँ पे माइनस 4 7 हो जाएगा, बराबर है. अब ये 3.4 इंटू 2 6.28, 2 1 जार 2 2 4 जार, सो 1/4 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 हो जाएगा. सो 0.25 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, सो 25 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 हो जाएगा. तो यहाँ पे 10 रेस टू माइनस 5 दिया है, तो हमें आंसर क्या आया, न्यूमेरिकल वैल्यू 25 आई. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं. अब ये 23 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं. 23 नंबर का क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 23, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पहले मैं इसकी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए. क्या है, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मूले फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या सीरीज जो भी है. अब देखो कैपेसिटर के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर ऐसे हैं C1 C2 सीरीज में है तो हम उसका इक्विवेलेंट ऐसा लिखते हैं.
सीरीज कैपेसिटेंस, अगर दो कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में हैं तो हम उसका इक्विवेलेंट एडिशन से लिखते हैं। तो ये हो गया बेसिक फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस। दूसरा बेसिक फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV से कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। कैपेसिटी का यूनिट होता है फैरड, फैरड इज इक्वल टू कूलम्ब अपॉन पोटेंशियल। अब कूलम्ब का डायमेंशन क्या होता है, I1 T1, पोटेंशियल का होता है वो M1 L2 T माइनस 3 माइनस 1। सो इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा, यहाँ पे A कर दो A1, सो A2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कूलम्ब अपॉन पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या होता है फॉर्मूला, होल्ड, होल्ड यानी वर्क अपॉन चार्ज, वर्क यानी जूल और अपॉन कूलम्ब, बराबर है। जूल यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो सारी चीजें मेजरमेंट की है। तो यहाँ पे डायमेंशन ध्यान में रखें। वैसे तो पोटेंशियल के डायमेंशन के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप डायमेंशन कैसे ध्यान में रखेंगे, 11 माइनस 31, 11 माइनस 31, 12 माइनस 31, 13 माइनस 31, 11 12 13, 11 12 13। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का है, MLTA। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखें, 11 माइनस 31, 12 माइनस 31, 13 माइनस 31, 11 12 13, 11 12 13। तो पोटेंशियल का हमें पता है तो हमें फैराड का मिल गया। तो ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कैपेसिटी। फॉर्मूला हमें पता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, फैराड कूलम्ब पर पोटेंशियल, कूलम्ब पर होल्ट, कूलम्ब पर होल्ट। तो डायमेंशन पे आ गया। अब हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको अच्छी तरह से पता है कि दो पैरेलल प्लेट लेते हैं जिसका एरिया सपोज दैट A है, एरिया A है। दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है K, इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया गया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई इस डायरेक्शन में है, ऐसा मान के चलते हैं, दोनों प्लेट में डिस्टेंस स्मॉल d है, तो कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है A एप्सिलॉन 0 K अपॉन D। ये होता है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन 0 K अपॉन D, बराबर है। अब ये बेसिक फार्मूला हो गया। अगर इसके बीच में एयर है तो K की वैल्यू 1 ले लेंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। इसके बीच में अगर एयर होगा दोनों प्लेट के बीच में तो K1 हो जाएगा एयर के लिए। मेटल के लिए K इंफिनिटी होता है, फॉर एयर K इज 1, फॉर मेटल इट इज इंफिनिटी, एंड फॉर ऑल अदर इट इज ग्रेटर देन 1। ये फार्मूला हमें पता है, ये बेसिक हो गया। इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं फार्मूले में। क्या है कि अगर सपोज दैट ये कैपेसिटर है, इसका प्लेट, दोनों प्लेट में डिस्टेंस d है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कैपेसिटर में मैं अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह से डालता हूँ कि एरिया हाफ हो गया प्लेट का। देखो हमने क्या करा, एरिया डिवाइड कर दिया और मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह से दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाले। यहाँ पे क्या डिवाइड करा मैंने, एरिया को डिवाइड करा। दोनों प्लेट का एरिया आधा आधा हो गया और दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए। ऐसे केस में क्या करना होता है, ये एक अलग कैपेसिटर कंसिडर करना होता है C1, ये एक अलग कैपेसिटर कंसिडर करना होता है C2, और ऐसे कॉम्बिनेशन में ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन एरिया इज डिवाइडेड। किसकी वजह से, हमने दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाले इस तरह से, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए अलग अलग। या फिर अगर मैं फिगर इस तरह से निकालूं तो भी क्या करना है, एरिया को डिवाइड करना है, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, एरिया डिवाइड करना है। तो जब एरिया डिवाइड होगा तो दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। अब C1 क्या है, ये इप्सिलॉन 0 K1 अपॉन D, ऐसा फॉर्मूला होता है। पर C1 में एरिया A नहीं है, A/2 है। C2 में फिर से A इप्सिलॉन 0 K2 अपॉन D, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट तो वही है पर एरिया कितना होता है, A की जगह हम लिखेंगे 2।
अब ये दोनों पैरेलल में है, तो Cp पैरेलल में रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 होता है। तो जब इस तरह से फिगर आएगा तो C1 प्लस C2 जब हम लेंगे तो इन दोनों की एडिशन करके जो कॉमन निकालेंगे A इप्सिलॉन 0 अपॉन D K1 प्लस K2 अपॉन 2 आएगा। तो अगर दो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह से उसमें इंसर्ट किए जाएंगे कि एरिया डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे और इस तरह से हम कैपेसिटी लिखेंगे। उसमें ये जो होता है ब्रैकेट वाला, ये होता है के इक्विवेलेंट इस केस में। दूसरी केस क्या है? पहले केस में हमने क्या लिया? एरिया डिवाइड कर। अब दूसरे केस में हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, यानी फिगर कैसे बनेगी ध्यान दो। दूसरे केस में हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। ये जो कैपेसिटेंस है, इसमें जो डिस्टेंस स्मॉल d है, हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह से इंसर्ट करेंगे दो अलग अलग कि वो डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है। दैट विल बी डिवाइडिंग डिस्टेंस। ये पहला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऊपर वाला K1, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2, और इसने डिस्टेंस को कैसे डिवाइड कर दिया? d/2 इस तरह से डिवाइड कर दिया। ऐसे केस में ये ऊपर वाला एक कैपेसिटर अलग कंसीडर करेंगे, नीचे वाला कैपेसिटर अलग कंसीडर करेंगे। ऐसे केस में ये जो दोनों कैपेसिटर है वो सीरीज कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन कंसीडर किए जाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये इक्विवेलेंट होगा। अब C1 क्या आएगा? देखो A इप्सिलॉन 0 K1 अपॉन D होता है, पर यहाँ पे D की जगह क्या है? d/2, तो 2 पर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, इस केस में जब डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो 1/C1 यानी इसका कॉम्बिनेशन आएगा। सो फाइनली क्या आंसर बनेगा? 2A इप्सिलॉन 0 K 1/K1 प्लस 1/K2 बराबर है। सो D अपॉन 2A इप्सिलॉन 0 K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, इसका कैलकुलेशन करेंगे और इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इक्विवेलेंट बनेगा 2A इप्सिलॉन 0 अपॉन D इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, या फिर ये 2 को अंदर ले लो तो ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट K A इप्सिलॉन 0 अपॉन D K इक्विवेलेंट। तो आपको ये फिगर बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। जब एरिया डिवाइड होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब डिस्टेंस डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा। बात समझ रहे हैं आप? अब तीसरी एक इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d है, अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं क्या कर रहा हूं? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहा हूं जिसकी थिकनेस जो है वो मैं T मान के चल रहा हूं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू K है, ऊपर एयर है, यहाँ पे एयर है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्लैब मैंने डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, जिसकी थिकनेस T है और T कैसा है? लेस देन D है। अगर मैंने ये इंट्रोड्यूस किया तो इस केस में इस कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? C इज इक्वल टू A इप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान में रखेंगे। केस आपको समझ में आई? दो पैरेलल प्लेट है, दोनों के बीच में शुरुआत में एयर ऐसा मान के चलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? एक स्लैब उसमें डाल दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। एक स्लैब जो डाला उसकी थिकनेस जो है, स्लैब की थिकनेस T, वो इस दोनों के डिस्टेंस से कम है। और ऐसे केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर A इप्सिलॉन 0 D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे ऐसा मान के चलते कि अगर K मेटल हुआ तो, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मेटल का है तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 1 अपॉन K कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? D माइनस T हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा इस केस में। अगर ये मेटल का है तो, मेटल का नहीं है तो फिर जनरल फॉर्मूला, मेटल का है तो ये 1 अपॉन K 0 हो जाएगा, T रहेगा, तो ये जनरल फॉर्मूला आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बात समझ में आई? अगला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है,
जिसमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन d है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग थिकनेस के और अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाले वैल्यू इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेट डिफरेंट थिकनेस हैविंग डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे मैं n स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू K1, K2, K3, Kn इस तरह से। क्या किया मैंने, दो प्लेट दिए हुए मेरे पास, उसमें पहले मैंने एक थोड़ा सा ही एक ही सिर्फ मैंने स्लैब इंट्रोड्यूस किया था पहले केस में। अभी मैं इसे n स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर स्लैब का K1 है और थिकनेस T1 है। ऐसे केस में कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो C इज इक्वल टू ε0 अपॉन d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डैश 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 Tn अपॉन Kn। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस तरह से n अलग अलग स्लैब जिनकी अलग अलग K1, K2, K3 वैल्यू है, T1, T2, T3 वैल्यू है, वो इंट्रोड्यूस करने के बाद रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या बनेगी, ε0 अपॉन d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn प्लस T1 अपॉन इस तरह से। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना। तो अभी तक मैंने शुरुआत से क्या किया, पहले एरिया डिवाइड करा। एरिया जब मैंने डिवाइड किया तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, जिसका रिजल्टेंट इस तरह से आया। अब ये 2-3 बार देख के लिखिए, लिखेंगे 4-5 बार तब आपको आएगा। फिर डिस्टेंस को डिवाइड किया, उसके बाद एक सिंगल स्लैब डाला, उसके बाद काफी स्लैब मैंने डाले। तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड अभी हम एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? अब आइए जेईई मेंस का इस कंसेप्ट से संबंधित एक प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी, और एक स्लैब डाला है जिसकी थिकनेस यहाँ पे x दी है। तो सिंपल है, अभी हमने देखा था, अगर ऐसा है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, C इज इक्वल टू ε0 d माइनस थिकनेस x इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। ये जनरल फॉर्मूला आएगा इस फिगर के लिए, अभी हमने देखा, बराबर है। अब इस केस में पहले क्या किया है, थिकनेस x इज इक्वल टू 1 अपॉन डी दी है, दूसरे केस में थिकनेस बदल दी है। तो पहले केस में C1 इज इक्वल टू ε0 अपॉन डी माइनस x की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 1/3 d माइनस 1 अपॉन k कितना दिया है, k 4 दिया हुआ है। सो ε0 अपॉन d माइनस ये 3/4 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो d/4 हो जाएगा। ये 3/4, 3 कैंसिल, d/4, तो ε0 दिस विल बी 3d और 4 ऊपर चला जाएगा, बराबर है, ये कैलकुलेशन आएगा। और C1 कितना दिया है हमें, 2 दिया है, 2 माइक्रोफैरेड। सो 4/3 ε0 अपॉन d इंप्लाइज दैट ε0 अपॉन d की वैल्यू क्या है, 3/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखो कैलकुलेशन ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में वही करना है, हमें C2 निकालना है। फर्स्ट इसमें C1 देने से हमें ε0 अपॉन d की वैल्यू मिल गई। सेकंड केस में हमें करना क्या है, ये C2 हमें निकालना है। C2 कैसे निकालेंगे, C2 इज इक्वल टू ε0 अपॉन d। x कितना दिया है सेकंड केस में, 2/3d, 2/3d दिया है, ये 1 माइनस 1 अपॉन 4। सो ε0 अपॉन d माइनस 2/3d, और ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ε0 अपॉन d माइनस ये 3 कैंसिल, ये d/2 हो जाएगा। ε0 अपॉन d/2, d में से d/2 गया, d/2 ε0 यानी 2 ε0 अपॉन d। ε0 अपॉन d की वैल्यू क्या है, 3/2 है, बराबर है क्या, ε0 अपॉन d 3/2, तो 2 कैंसिल, आंसर 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? कैलकुलेशन कर लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। हमने काफी वक्त दिया है इसको, अभी ये अगला प्रॉब्लम लेते हैं।
ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इट इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की तरफ आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, पढ़िए प्रॉब्लम को पढ़िए आप। क्या है प्रॉब्लम? देखो, टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास, हर स्फीयर का मास दिया है, हर स्फीयर की रेडियस दी है, आर फिक्स्ड एट द एंड ऑफ ए लाइट रॉड यानी जिसका मास निग्लिजिबल है। एक लाइट रॉड ले लिया, उस लाइट रॉड के एंड में ये जोड़ दिए, बराबर है। द सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 40 सेंटीमीटर। दो स्फीयर का सेंटर का सेपरेशन है 40 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है स्फीयर की, हर किसी की 10 दी हुई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड, इस तरह से घूमने वाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेते हैं, देखो ध्यान दो, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। अब ये जो m1 है, क्या वो सेंटर या एक्सिस से 20 सेंटीमीटर पे है? ये भी कितने हैं, 20 सेंटीमीटर पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये तो हो गया इस ऑब्जेक्ट का, पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्फीयर है, तो उसका खुद का भी लेना पड़ेगा। तो 2/5 m1 r स्क्वायर प्लस 2/5 m2 r स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ में आई क्या बात? अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होते तो हम सिर्फ यही इतना ही लेते, पर ये स्फीयर है तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर काउंट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। स्फीयर एक नहीं है, दो है, तो दोनों के लेने पड़ेंगे। तो फार्मूला कैसे बनेगा, ध्यान, फार्मूला बनेगा R इज इक्वल टू, ये देखो, अगर सपोज दैट ये डिस्टेंस में d मान लो, स्मॉल d मान लो, तो क्या हो जाएगा md स्क्वायर प्लस md स्क्वायर और 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सो ये हो गया 2md स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/5 mr स्क्वायर। बात समझ में आई? अब आगे 2 मास दिया हुआ है क्या, 2 kg, डिस्टेंस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4/5। मास ऑफ स्फीयर कितना दिया है, मास ऑफ स्फीयर 2 kg, और रेडियस कितनी दी है, रेडियस ऑफ स्फीयर 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, इसका स्क्वायर 0.04 प्लस 4/5 दैट इज 8/5 इंटू 0.01 दैट इज 0.16 प्लस 8 इंटू 0.002 दैट इज 0.16 प्लस 0.016, देखो 0.016 0.16 दैट इज 671, इस तरह से आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज 176 इंटू, ये केजी मीटर स्क्वायर है, तो 176 इंटू 10⁻³ 176 इंटू 10⁻³ केजी मीटर स्क्वायर। सिंपल प्रॉब्लम था। आगे अब ये क्या है देखते, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखो, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर कैरिंग करंट दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर एज शोन इन फिगर। इस तरह से फिगर दी हुई है, देखो ध्यान दो, आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है एग्जाम में इस तरह से दिया हुआ है। 2 आइडेंटिकल सर्कुलर वायर है, मैं दोनों को अलग कर देता हूँ पहले ये हॉरिजॉन्टल वायर ले लेता हूँ। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। अब इस कॉइल का जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉइल करंट के हिसाब से मैग्नेटिक इंडक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा उसका, या फिर एक मिनट, इस तरह से अगर करंट का राइट हैंड रूल लेंगे तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन ऊपर देखेगा B1 बार। अब दूसरी कॉइल लेते हैं, इस कॉइल को क्या करा मैंने, सिर्फ ऐसा हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री से घुमा दिया,
ये जो कॉइल थी, इसको अगर मैं 90 डिग्री से घुमा दूं तो मैग्नेटिक इंडक्शन B2 इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा B बार, बराबर है क्या? अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा, पर दोनों की रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, तो B1 और B2 सेम हो जाएंगे, तो ये अंडर रूट ऑफ 2B1 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 2 B1 कितना है? म्यू नॉट I अपॉन 2R। सो अंडर रूट 2 अपॉन 2, म्यू नॉट को वैसे ही रखता हूँ, I कितना दिया है? √2 दिया हुआ है, बराबर है। रेडियस कितनी दी है? 0.2 मीटर, म्यू नॉट को वैसे ही रखा है मैंने, तो √2 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसल, 0.2 यानी 10/2 म्यू 0, दैट इज 5 म्यू 0। अब ये म्यू 0 क्या होता है? म्यू 0 ध्यान देना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया टेस्ला। सो 20 पाई इंटू 10⁻⁷ t, दैट इज 200 पाई इंटू 10⁻⁸ t हो जाएगा। ये बात समझ में आई? आगे रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट बोर से है, ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर देखो लिथियम दिया हुआ है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z3, बराबर है। फिफ्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 5 दी है, हमारे पास फॉर्मूला है Rn इज इक्वल टू R1 n² अपॉन Z, ये फॉर्मूला है। R1 तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 0.51, R1 इज गिवन टू बी 0.51 एंगस्ट्रॉम, n की वैल्यू 5 है, फिफ्थ ऑर्बिट है 25, Z3 है, बराबर है। सो 25, इसको अभी कैसा करेंगे हम? बस ये कैलकुलेशन कर लो, हो गया फॉर्मूला, क्लियर हो गया। Rn ये एंगस्ट्रॉम में है, इसको अगर हमें मीटर में करना है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेशन करके 10⁻12 लाओ, जो नंबर आएगा यूर आंसर। क्लियर? अब 28 देखते हैं। द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ओरिजिनल लेंथ अगर L1 है तो सेकंड लेंथ 20% इंक्रीज होके आई है, यानी L1 प्लस 20% ऑफ L1, तो L1 प्लस 20 अपॉन 100 L1, दैट इज 120 अपॉन 100 L1, यानी L2 की वैल्यू है 1.2 L1। दूसरा एरिया रिड्यूस हुआ है A2, पहले एरिया से कितना रिड्यूस हुआ है? 4% ऑफ, ये शायद 40% है, यहाँ पे 40 चाहिए, 40% ऑफ A1, तो इसका मतलब ये 60% रह गया, 60 यानी 0.6 ऑफ A1 हो गया, बराबर है। 100 से डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास L1 L2 और A1 A2 है। हमें परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है, क्या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, सो R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, ऐसे आ जाएगा। R2 कितना होगा? रो L2 अपॉन A2, बराबर है। तो रो L2 कितना है? 1.2 L1, A2 कितना है? 0.6 A1, सो R2 इज इक्वल टू 2 रो L1 अपॉन A1, दैट इज R2 इज इक्वल टू 2 R1 हो जाएगा। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100 रेजिस्टेंस में, ये कितना है? 2 R1 है, तो R1 रहेगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, 100, बराबर है क्या? तो 100% चेंज हो जाएगा, ऐसा इसका मतलब है। बात क्लियर हो गई? कुछ गलत तो नहीं है ना? 0.6 बराबर है, सब कुछ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 40 अपॉन 160, यस एवरीथिंग इज ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रॉब्लम, एकदम सिंपल है, देखो ध्यान दो। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है। अगर प्रॉब्लम रीड करेंगे तो आपको क्लियर कट ध्यान में आएगा। पावर, अगर आप प्रॉब्लम रीड करेंगे तो ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, V² अपॉन R। हमें रजिस्टिव लोड RS पूछा है, V² अपॉन P। V कितना दिया है? 120 वोल्ट है, देखो 120 वोल्ट है, उसका स्क्वायर करेंगे
पावर कितना दिया है 60 किलोवाट, 60 किलो यानी 10⁻³ हो गया ये वैट। 120 इंटू 120 अपॉन 60 इंटू 1000, ये हो गया 2, ये हो गया 240 अपॉन 1000 ओहम, दैट इज 240 इंटू 10⁻³ ओहम, दैट इज मिली ओहम ना, तो 240 आंसर आ गया। देखो लास्ट प्रॉब्लम